माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम और एफएमजी के लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय ऑफ 3 years इज नॉन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नॉन केस है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हैज कम टू यू विथ रिकरेंस ऑफ स्वेलिंग ऑफ फेस एंड एब्डोमन एंड लेग्स accompanied with fever and pain abdomen. There is no history of vomiting and passage of loose stool. What is the most probable diagnosis? अब क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि ना तो पेशेंट को वोमिटिंग है और लूज स्टूल की हिस्ट्री नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो यानी कि गैस्ट्राइटिस रूल आउट हो गया। क्योंकि अपन को पता है गैस्ट्राइटिस का अगर ये केस होता तो गैस्ट्राइटिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, वोमिटिंग और पासेज ऑफ लूज स्टूल। तो क्वेश्चन के अंदर दोनों ही नहीं लिखे हुए, ना तो वोमिटिंग की हिस्ट्री है ना पासेज ऑफ लूज स्टूल की हिस्ट्री है, इसलिए ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस रूल आउट हो गया। क्योंकि गैस्ट्राइटिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वोमिटिंग और लूज स्टूल यानी कि डायरिया, और दोनों ही क्वेश्चन में नहीं है, और साथ में फूड पॉइजनिंग की कोई हिस्ट्री भी नहीं लिखी हुई क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी रूल आउट हो गया। अब बचा ऑप्शन सी हेपेटाइटिस। अगर ये हेपेटाइटिस का केस होता तो यहाँ पर क्या होता, लीवर एंजाइम्स का एलिवेशन मिलता, और क्वेश्चन के अंदर ना तो लीवर एंजाइम्स का एलिवेशन लिखा हुआ है, ना तो लीवर एंजाइम्स का डीअरेंज मिल रहा है यहाँ पे, ना तो लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड है, ये भी लिखा हुआ नहीं। और साथ में हेपेटाइटिस में क्या होता है, जॉन्डिस, और जॉन्डिस में क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, या क्या प्रेजेंट होता है, इक्टेरस प्रेजेंट होता है, कोई ना कोई साइन प्रेजेंट होता है जॉन्डिस का, वो भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। और साथ में वोमिटिंग की हिस्ट्री भी होती है हेपेटाइटिस के केस में। हेपेटाइटिस के केस में क्या होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन प्रेजेंट होगा, वोमिटिंग की हिस्ट्री होगी, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होगा, आई होगा जिसको बोलेंगे इक्टेरस, कोई भी हिस्ट्री लिखी हुई नहीं है जॉन्डिस की, ना लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड है, तो ऑप्शन सी भी रूल आउट हो गया। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या है, पेनक्रेटाइटिस। अगर ये पेनक्रेटाइटिस का केस होता है तो अपन को पता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रेटाइटिस क्या होता है, गोल स्टोन। अगर ये गोल स्टोन का केस होता तो यहाँ पर जॉन्डिस प्रेजेंट होता पेशेंट के अंदर, जॉन्डिस प्रेजेंट होता या लीवर एंजाइम डीअरेंज होते, दोनों चीजें नहीं लिखी हुई। और अपन को पता है पेनक्रेटाइटिस का क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर और क्या चीज लिखी होगी, सीरम अमाइलेज का लेवल इंक्रीज मिलेगा, ना तो क्वेश्चन में सीरम अमाइलेज के बारे में कोई लिखा हुआ है, वो भी नहीं लिखा हुआ, ना पेनक्रेटाइटिस का कोई सिम्टम है। पेनक्रेटाइटिस के केस में सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, बहुत ज्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन विच इज रेडिएटिंग टू द बैक, बैक पे रेडिएट होगा, और ना कोई पेशेंट में साइन है जैसे कि कुलियन साइन प्रेजेंट होता है, वो भी प्रेजेंट नहीं है, ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड दी एम्ब्लिकस, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन ए भी रूल आउट हो गया पेनक्रेटाइटिस। अब बचा ऑप्शन बी, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉम्प्लिकेशन होता है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस होता है उसके अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में, जैसे कि पेरिटोनियम में, प्लूरल में। अब जब वो पेरिटोनियम में एक्यूमुलेट होगा उसकी वजह से पेशेंट को हो जाएगा असाइटिस। अब उस असाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा उसके अंदर, किसका, जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो ट्रांसलोकेट कर जाते हैं पेरिटोनियम में, जैसे कि इकोलाई, उसकी वजह से वहां पर क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। असाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द गट, पेरिटोनियम स्पेस में ट्रांसलोकेशन हो जाएगा जैसे इकोलाई, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस। ये कॉम्प्लिकेशन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन एक्सेप्ट। अब जो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है ये कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर इन्फ्लामेशन मिलेगा, जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन मिलेगा वहाँ पर कैसे टाइप का प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। अब इन्फ्लामेशन कहाँ कहाँ मिलता है, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होता है अपन को पता है। और इन्फेक्टिव कंडीशन, जितनी भी इन्फेक्टिव कंडीशन है जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर वेरियस केमिकल मीडिएटर्स और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सीक्रेट होते हैं जैसे क्यूमोकाइंस वगैरह, तो उसकी वजह से वह इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन के अंदर।
जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज है, इन्फेक्टिव कंडीशन है, वहाँ पर कैसा प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा? एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। और कैंसरस कंडीशन, जितनी भी मैलिग्नेंट और कैंसर कंडीशन है वहाँ पर भी क्या मिलेगा? इन्फ्लामेशन मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या मिलेगा? एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तो जितनी भी कैंसरस कंडीशन है, जितनी भी इन्फेक्टिव कंडीशन है, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा तीनों के अंदर। इन तीनों कंडीशन में इन्फ्लामेशन हमेशा प्रेजेंट होगा, कैंसर में, ऑटो इम्यून डिजीज में और इन्फेक्टिव कंडीशन में हमेशा इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा। और जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होगा। तो इसका मतलब एसएलई ऑटो इम्यून है, यहाँ पर भी एक्सुडेटिव होगा। फंगल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन है, यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा, तो यहाँ पर भी एक्सुडेटिव मिलेगा और यहाँ पर भी एक्सुडेटिव मिलेगा। अब आता है मैग सिंड्रोम। मैग सिंड्रोम क्या होता है? ये होता है ओवेरियन ट्यूमर प्लस प्लूरल इफ्यूजन प्लस असाइटिस। इसका ट्रायड होता है यहाँ पर, ओवेरियन ट्यूमर प्लस प्लूरल इफ्यूजन प्लस असाइटिस। इन तीनों की वजह से यहाँ पर केमिकल मीडिएटर्स और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, क्योंकि ओवेरियन ट्यूमर है। जहाँ पर भी ट्यूमर होगा उसकी ग्रोथ की वजह से वहाँ पर क्या होगा? केमिकल मीडिएटर्स और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। मैंने बताया था जितने भी ट्यूमर, कैंसरस कंडीशन, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, उसकी वजह से वहाँ पर एक्सुडेटिव टाइप ऑफ प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा। अब ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन की 3-4 कंडीशन ही याद करनी है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन नहीं होता और वहाँ पर ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है। जैसे कि सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल ब्लॉकेज है सुपीरियर वेना केवा की। यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन भी नहीं है, यहाँ पर कोई ऑटो इम्यून डिजीज भी नहीं है, यहाँ पर कोई कैंसर भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन से टाइप का प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी कोई ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन नहीं है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा। असाइटिस, असाइटिस के अंदर भी ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा। तो 3-4 कंडीशन। एक और याद करो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी कोई इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पर भी क्या मिलेगा? ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन की 4 कंडीशन याद रखनी है मेन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, असाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये याद करनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। इन तीनों के अंदर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, इसमें इन्फ्लामेशन नहीं है। जहां पर भी इन्फ्लामेशन वहां एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। इन्फ्लामेशन कहाँ कहाँ मिलता है? ऑटो इम्यून डिजीज। अगर यहाँ पर एसएलई की जगह रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता तो वहां पर भी एक्सुडेटिव मिलता है। स्क्लेरोडर्मा होता उसमें भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो वहां पर भी एक्सुडेटिव मिलता है। तो जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, इन्फेक्टिव कंडीशन है और कैंसरस ट्यूमर है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कुस्मोल साइन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। अब कुस्मोल साइन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसको याद करने की एक ट्रिक है, CPR। सी से हो गया कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पी से हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आर से हो गया रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और फिर हो गया राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो दोबारा याद करेंगे, CPR से कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पी से हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आर से हो गया रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, फिर एक और आर से हो गया राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहाँ मिलेगा? राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। जब भी राइट साइडेड ऑफ हार्ट का मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा तो राइट वेंट्रिकल ढंग से काम नहीं करेगा। जब राइट वेंट्रिकल ढंग से काम नहीं करेगा तो राइट वेंट्रिकल क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो राइट साइडेड वेंट्रिकुलर MI होगी या मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा, तो उसमें राइट साइडेड ऑफ हार्ट क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा, जिसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मिलेगा, पी से बताया। आर से रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें भी मिलेगा। राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन में राइट वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। सी से होगा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो दोबारा याद करेंगे, कुस्मोल साइन कहाँ मिलेगा? CPR, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आर से हो गया रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब एक और चीज़ याद करना कि जो कार्डियक टेम्पोनाड होता है उसके अंदर कुस्मोल साइन प्रेजेंट नहीं होता। वहाँ पर क्या मिलता है फिर, कार्डियक टेम्पोनाड में क्या मिलता है, नॉन पल्सेटाइल राइज इन जेवीपी, वहाँ पर कुस्मोल साइन प्रेजेंट नहीं होता। अब कुस्मोल साइन होता क्या है, नॉर्मली जब अपन इंस्पिरेशन करते हैं तो जेवीपी फॉल करती है, लेकिन कुस्मोल साइन के अंदर जेवीपी इंस्पिरेशन के टाइम पे फॉल नहीं करेगी, वो राइज करेगी। नॉर्मल पर्सन के अंदर जेवीपी फॉल करती है इंस्पिरेशन के टाइम, लेकिन कुस्मोल साइन के अंदर क्या होता है, जेवीपी फॉल नहीं करती इंस्पिरेशन पे, वो राइज करती है। लेकिन कार्डियक टेम्पोनाड में कभी भी जेवीपी फॉल करती नहीं है, तो यहाँ पर पल्सेशन फील ही नहीं होती, इसलिए यहाँ पर नॉन पल्सेटाइल राइज इन जेवीपी मिलता है कार्डियक टेम्पोनाड में। कुस्मोल साइन एब्सेंट होता है कार्डियक टेम्पोनाड में। तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टेम्पोनाड में क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में कुस्मोल साइन प्रेजेंट होता है और कार्डियक टेम्पोनाड में प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे नॉन पल्सेटाइल राइज इन जेवीपी मिलेगा। तो इसकी कंडीशन को याद कैसे करेंगे, सीपीआर से बता दिया है मैंने। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस अपन देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। एन 18-year-old male has an insulin dependent diabetes with malabsorption syndrome and bilateral upper lobe bronchiectasis. A diagnostic workup will include all except। अब ये क्वेश्चन क्लासिकली किसका है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का। ये कैसे पता लगा अपन को, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या क्या फाइंडिंग मिलती है, एक तो मिलता है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। क्या मिलता है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्लासिकल सिम्टम क्या होगा चाइल्ड के अंदर, स्टेटोरिया। क्या मिलेगा, स्टेटोरिया मिलेगा माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में। साथ में क्या मिलेगी, रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ निमोनिया। रिकरेंट हिस्ट्री होगी किसकी, निमोनिया की। तो माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम प्लस रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ निमोनिया। अब इस रिकरेंट निमोनिया की वजह से क्या हो जाएगा चाइल्ड में, ब्रोंकिएक्टेसिस। तो रिकरेंट निमोनिया की वजह से क्या होगा, ब्रोंकिएक्टेसिस। साथ में माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम प्रेजेंट होगा। और क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी सिस्टिक फाइब्रोसिस में, रिकरेंट पैनक्रिएटाइटिस। रिकरेंट पैनक्रिएटाइटिस मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पैनक्रियास का क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस। जब पैनक्रियास का फाइब्रोसिस हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे इंसुलिनोपीनिया। क्या बोलेंगे, इंसुलिनोपीनिया। इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो गया। जब इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डायबिटीज। तो चाइल्ड के अंदर क्या क्या मिलेगा, स्टेटोरिया, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, साथ में रिकरेंट निमोनिया जिसकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस होगा, और रिकरेंट पेनक्रिएटाइटिस की वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा पेनक्रियास का, जिसकी वजह से इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डायबिटीज। और क्या मिलेगा, और मिलेगी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मिलेगी ड्यू टू डिफेक्टिव वास डिफरेंस। क्या मिलेगा, डिफेक्टिव वास डिफरेंस मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी। अब अपन इसमें क्या क्या टेस्ट करेंगे, 24 आवर फीकल एस्टिमेशन ये नहीं करेंगे। ये किसके लिए करते हैं, ये करते हैं माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के लिए। लंग बायोप्सी नहीं करेंगे, सीटी चेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपन किसके लिए करेंगे, ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए। अपन क्या करेंगे, डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग करके देखेंगे कि कौन सा जीन डिफेक्ट है जिसकी वजह से पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है। क्योंकि 24 आवर फीकल एस्टिमेशन माल अब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं। लंग बायोप्सी अपन डायरेक्ट लंग बायोप्सी थोड़ी करेंगे किसी भी पेशेंट को, बच्चे में लंग बायोप्सी थोड़ी कर देंगे। बच्चा आया आपके पास सिम्टम नहीं, क्या आप डायरेक्ट लंग बायोप्सी करोगे, ऐसा नहीं करोगे। पहले आप 24 आवर पहले आप क्या करोगे, डीएनए सीक्वेंसिंग करोगे, क्योंकि आपको सस्पेक्ट हो रहा है कि पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो अपन जीन स्टडी करेंगे कि कौन सा जीन डिफेक्टिव है। समझ में आ रहा है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ए क्रोनिक एल्कोहलिक डेवलप्स प्रोक्सिसोम ऑफ पाल्पिटेशन आफ्टर एल्कोहल बिंज, विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमिया इज मोस्ट लाइकली। जब भी एल्कोहल की हिस्ट्री लिखी हुई हो क्वेश्चन में और कोई अरिथमिया के बारे में पूछ रहा हो, ऐसा कौन सा अरिथमिया है जो एल्कोहल बिंज ड्रिंकिंग के बाद पर्सिपिटेट हो जाएगा पेशेंट में, हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए एट्रियल फिब्रिलेशन।
एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेसिपिटेट होता है एल्कोहल कंजम्पशन से। मान लो कोई पेशेंट है एट्रियल फिब्रिलेशन का, है ना, उसके अंदर क्या होगा, जब वो बिंज ड्रिंकिंग करेगा, यानी कि पूरी रात जब वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा, तो उसकी वजह से उसके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर पाल्पिटेशन सुनाई देगी और साथ में पेशेंट किस में चला जाएगा, सिनकोप में। समझ में आ रहा है? तो हमेशा अल्कोहल की हिस्ट्री लिखी हुई तो आपके दिमाग में कौन सा अरिथमिया आना चाहिए, एट्रियल फिब्रिलेशन। और अल्कोहल की हिस्ट्री दी हुई हो और कोई कार्डियोमायोपैथी पूछे तो कौन सी दिमाग में आनी चाहिए, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो अरिथमिया कौन सा एसोसिएटेड रहता है अल्कोहल से, वो रहता है एट्रियल फिब्रिलेशन। और कार्डियोमायोपैथी कौन सी होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में और क्या मिलता है, इर्रेगुलर आरआर इंटरवल, साथ में क्या होगा, पी वेव एब्सेंट होगी। तो क्या क्या चीज़ें मिलेगी, पी वेव एब्सेंट होगी, इर्रेगुलर आरआर इंटरवल मिलेगा, और क्या मिलेगी, जेवीपी के अंदर क्या मिलेगा, एब्सेंट ए वेव मिलेगी। क्योंकि ए वेव किससे प्रोड्यूस होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो उसकी वजह से ए वेव प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो एब्सेंट ए वेव। क्योंकि ए वेव प्रोड्यूस होती है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इर्रेगुलर आरआर इंटरवल, एब्सेंट पी वेव, ए वेव एब्सेंट होगी जेवीपी में, और क्या मिलेगा, एल्कोहल की हिस्ट्री होगी क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अंदर क्या आपको मिल सकता है, और एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट के साथ में स्ट्रोक की हिस्ट्री हो सकती है। क्योंकि एट्रिया के अंदर क्लोट्स का फॉर्मेशन होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में। क्योंकि एट्रिया ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एट्रिया ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। जब ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो उस ब्लड के अंदर क्लोट बन जाएंगे। अब जो वो क्लोट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएंगे और ब्रेन के अंदर चले जाएंगे क्लोट। अब वो ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन की आर्टरीज को ब्लॉक कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर स्ट्रोक के फीचर्स आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का इन इंडिया? अगर इंडिया का पूछे तो बताना रूमेटिक हार्ट डिजीज। समझ में आएगा? रूमेटिक हार्ट डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इन इंडिया। समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन जेवीपी विच वेव अकर ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो। जब ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व जब क्लोज होंगे और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, इसमें क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होंगे और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बल्ज कर जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी, बल्जिंग। इसकी क्या हो जाएगी, बल्जिंग ट्राइकस्पिड वाल्व की, जिसकी वजह से राइट एट्रिया के अंदर क्या होगा, राइट एट्रिया के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट होगी। तो क्या हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पल्मोनरी वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं जा रहा, तो वॉल्यूम क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि ब्लड ना तो बाहर जा रहा और ना ब्लड अंदर आ रहा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो ब्लड वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है राइट वेंट्रिकल में। इसलिए इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और इस टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये ट्राइकस्पिड वाल्व ऊपर की तरफ बल्ज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ टर्बुलेंस क्रिएट होगी। अब इस टर्बुलेंस की वजह से राइट एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जेवीपी वेव फॉर्म होगी, जिसको बोलेंगे पॉजिटिव वेव, जिसका नाम होता है सी वेव। क्या होता है, सी वेव। तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, सी वेव। ए वेव कब प्रोड्यूस होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। एक से डिसेंट वेव कब फॉर्म होती है, जब एट्रिया क्या करे, रिलैक्स करे। जब एट्रिया क्या करे, रिलैक्सेशन टाइम में, एट्रियल रिलैक्सेशन। वाई डिसेंट कब बनती है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में।
रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग में वाई डिसेंट, एक डिसेंट बनती है जब एट्रिया रिलैक्स करे, सी वेव बनती है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में, ए वेव बनती है एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन में। समझ में आ गया?